साथियों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं आपका साथी वेटरन ओम प्रकाश जैसलमेर से। दोस्तों, आज के मंथन में हम एक फौजी की जो दुविधा है उसके बारे में करेंगे मंथन। दूसरा स्पर्श के बारे में मंथन करेंगे और तीसरा हमारे पे, पेंशन और ओआरओपी के बारे में मंथन करेंगे। साथियों, जैसा कि आपको सभी पता है कि फौजी आदमी का एक जीवन ही एक ऐसा है कि कभी कभार क्या पूरी ज़िंदगी भर न वो घर का रहता है न घाट का रहता है। वो धोबी का गधा ही रहता है। घर में आए तो समाज का गधा और सेना में रहे तो अधिकारियों का गधा। ये हमारी एक योनि बन गई है। हम कितने अपने अंदर झांकें और अपने अंतर आत्ममंथन करें कि सही में हमारी आइडेंटिटी क्या है। आज इस 10 साल से इस सरकार में हमारी आइडेंटिटी क्या है? कुछ नहीं है, जीरो आइडेंटिटी है। ना हमारी कोई सुनने वाला है, ना कोई मानने वाला है, ना हमें कोई पहचानने वाला है। ना सिविल में, ना सरकार में, ना कोई आगे, ना पीछे, ना कोई ऊपर, ना कोई नीचे। आज हमारी एक बच्ची यशवी ज़िंदगी और मौत से लड़ रही है। 6 महीने की ज़िंदगी बची है, लेकिन आज वायु सेना चीफ ने, एयर मार्शल ने हाथ खड़े कर दिए कि मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। आप सोचिए, एक एक मतलब सेना एक मतलब बहुत बड़ी चीज़ होती है, और जो चीफ होता है वो एक राजा होता है और उसकी वो प्रजा होती है, वो माई बाप होता है। आज वो मरती हुई बच्ची के लिए एक चीफ का ये कह देना कि बच्चे मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर सकता, आज मैं तेरे लिए करूँगा तो आगे पता नहीं कितनों के लिए करना पड़ेगा। आप आज में जी रहे हो, भविष्य में क्या होगा आपको क्या पता। आज अपना आज बिगाड़ रहे हो तो भविष्य तो बिगड़ ही गया। अगर भूतकाल कहीं अच्छा रहा होता तो आज ये वर्तमान ऐसा आता नहीं। क्या ये बीमारी किसी को तो पता थी? कहीं तो ये डायग्नोसिस थी और इतनी खतरनाक थी तो किसी देश ने इसका इंजेक्शन बनाया, दवाई बनाया। तो भारत जैसा 140 करोड़ का देश का तो फिर क्या यहाँ शर्म आ रही थी बनाने के लिए? यहाँ बहुत बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं कि भाई ये है वो है, हम ये कर रहे हैं, हम ये ट्रिलियन फिलियन ये इकोनॉमी है। तो लोग क्या है, आज सिविल ये सोचती है कि सैनिक का इलाज सेना में होता है, फ्री में होता है, और वो तो नौकरी में है, एयरफोर्स में नायक है, कैसे नहीं होगा। और एयरफोर्स तो इतनी पढ़ी लिखी है कि वहाँ तो एक नॉर्मल अगर स्वीपर भी होगा तो ग्रेजुएट होगा। वहाँ बंदे आपस में इंग्लिश में बात करते हैं। मतलब इस तरह की वहाँ की वो की फ्रेंडशिप के हिसाब से उनके अधिकारियों और उनकी वो रहती है। आर्मी की तरह नहीं है वहाँ सेवा प्रथा या ये वो प्रथा। एक हम एजुकेटेड सेना को मानते हैं, उस एजुकेटेड सेना का ये असली चेहरा है, उस चीफ का ये असली चेहरा है कि उस बच्चे को मना कर देते हैं कि मैं तेरी बच्ची के लिए कुछ नहीं कर सकता है। तब मैं बोलता हूँ कि देखो, इसलिए बोलते शिक्षा शिक्षा ही होती है। और शिक्षा विभाग ने अर्जुन जांगीड़ को राजस्थान सीकर में बचा लिया। 2 महीने पहले इंजेक्शन लग गया। पूरे शिक्षा के लोगों ने चंदा किया और वो बच गया। इधर दूसरी तरफ जो पुलिस का बच्चा था धौलपुर का हरयांश, उसको पुलिस विभाग के उनके अधिकारियों ने आईजी रेंज धौलपुर भरतपुर ने डीजी राजस्थान को खड़का दिया कि एक आदेश निकाल दो, अपनी इच्छा से जो भी दे वो दे। निकाल दिया आदेश। लोगों ने 1-1 महीने की तनख्वाह दे दी, उसका भी इंजेक्शन आ गया, वही बच्चा खेल रहा है। लेकिन आज 3 महीने 4 महीने हो गए, ये घबराया हुआ बच्चा आज 2.5 करोड़ तक नहीं पहुंच पाया। क्या है हमारी सेना की ताकत? क्या है सेना का मतलब वो परिवार, जो परिवार अपनी एक बच्ची को बचा नहीं सकता? उसके ऊपर तो मौत आई हुई है, मौत उसके सराहने खड़ी है। और हम आर्मी के साथ, आर्मी वाले साथ खड़े हैं, नेवी वाले साथ खड़े हैं, एयरफोर्स वाले, अगर सारे मिलके साथ खड़े हमारी बच्ची न बचेगी। लेकिन हमारी नीयत नहीं है। हैं, मोदी जी ने तुम्हारे बम्बू चढ़ा के 18 महीने का तुम्हारा ये ले लिया, कर लिया कुछ? हुआ कुछ तुमसे? ले लिया। 5-5 महीने तुम्हारा डीए 1 महीने का रोक देते हैं, उस पैसे का ब्याज कई करोड़ हो जाता है, उसमें से भी मिल सकता है। हमारे कितने ही फंड है जो उनके कब्जे में है, अधिकारियों के कब्जे में है,
सेना के कब्जे में, एयरफोर्स के कब्जे में है, उनके बड़े बड़े कब्जे में है। दे सकते हैं लेकिन नियत नहीं है। दूसरी तरफ हमारे कुछ सैनिक भाई, जिनको मैं क्या कहूं, वो ये मतलब जता रहे हैं कि भाई ये तो झूठा है, ये एक झूठी वो प्रक्रिया चल रही है, ऐसा कुछ नहीं है, और वो प्रचार कर रहे हैं। और जब उनको फ़ोन करते हैं तो वो सीधे ही हमारा गला पकड़ते कि भाई साहब ऐसी बात मत को, ऐसे कई कांड हो गए और ये भी एक कांड ही है। अरे यार, तुम सेना में रह के आए हो, एक अनुशासित व्यक्ति हो। देश के अंदर आज कम से कम फौजी यूट्यूबरों ने कम से कम 20-25 ने इसका वीडियो बनाया। क्या सब पागल है? सिविलियन ने भी बनाया, सब पागल है। आज जंतर मंतर के ऊपर बोर्ड लगा के और अपना इंडिया गेट पे बोर्ड लगा के, चांदनी चौक में बोर्ड लगा के, क्या वहाँ का प्रशासन पागल है? अरे उसके पास में एम्स के डॉक्टरों की 4 पैनल ने लिख के दिया, भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने लिख के दिया क्राउड फंडिंग का। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स और सारा जो पोस्टर बनाया उसमें सब कुछ तो दिया हुआ है। उसके बावजूद भी करे क्या भाई? कोई समझदार हो तो समझा सकते, बाकी अकल के अंधे को क्या समझाए? अरे 50-50 रुपये अगर पूर्व से नहीं कर देनी, ये कल का कल हो गया। ये ये वो आज इस विजय दिवस के ऊपर सब प्रतिज्ञा करें, इस विजय दिवस में जहां जहां ये विजय दिवस मनाया जाएगा 100 रुपये का फंडिंग होगा। आप देखना 31 को इसका बर्थडे, इस बर्थडे के दिन 14 करोड़ रुपये इकट्ठे हो जाएंगे। अगर यही और जो भी ये अभी 7 तारीख को अगर मान लो ये सैनिक जो हमारा झंडा दिवस है, तो इस झंडा दिवस की जितनी राशि आए उस राशि को उठा के इस बच्चे को दे दो। जरूरी तुम्हें अपने कब्जे में लेना है तो सैनिक के परिवार के लिए। अब फौजी बेचारा फंस गया, सिविल वाले सोचते हैं कि उसको वहां इलाज होगा और वहां उसको कुतिया नहीं पूछती है। अगर वो मुंह खोलेगा तो डिसिप्लिनरी एक्शन ले लेंगे, बच्ची तो जाएगी, उसकी जिंदगी भी जाएगी, उसकी नौकरी भी जाएगी। भगवान ऐसी क्रूर और ब्रिटिश सेना किसी को न दे, और ऐसे साथी भी किसी को न दे जिनके अंदर कोई हदें नहीं। तुम्हारा ले लिया बाजू देके, कुछ नहीं कर पाए, आज भी कुछ नहीं कर पाओगे। आज भी सरकार बोले 8th पे कमीशन नहीं दूंगा, कर लो कुछ बिगाड़ लो इसका जो बिगाड़ना। तो तुम्हें अलग कर दिया सेना से डीए के लिए, डीए ने तुम्हारा अलग करके और अलग विभाग में डाल दिया। अब बैठे रहो, अनाउंस होगा 5 महीने तक वो पड़े रहेगा, वो वहाँ बाजार के अंदर उसका ब्याज सरकार लेती रहेगी और 5 महीने के बाद में आपको दे देगी। कर लेना कुछ करना है तो, लेकिन 1 महीने का डीए आप उसको नहीं दे सकते हो। एनी हाउ, दूसरी हमारी ये स्पर्श। अरे भाई खोला, एक तो हमारी सरकार की तो आदत ही है जो करना अपनी मन मर्जी का करना है, बोर्ड तो दे ही देना है, ठीक है ना। क्योंकि हमें अस्पताल, बाकी ये जो मेडिकल एजुकेशन, ये कुछ नहीं चाहिए हमें। तो अपने वापस जो राजा महाराजों के आज से 500 साल पहले वाले मंदिर वापस चाहिए। उस मंदिर से हमारी पूरी जिंदगी निकल जाएगी। अब न कमाने की जरूरत है, न खाने की जरूरत है, कुछ भी जरूरत नहीं है। बस लग जाओ उस मंदिर अभियान के अंदर और मस्जिद अभियान के अंदर, और हिंदू मुस्लिम कट मरो तुम। बस ये तुम्हारा भारत है, यही भारत तेरी कहानी है और कुछ नहीं है। और इसी के अंदर आधे कांग्रेस को जाएंगे, आधे वो जाएंगे। कांग्रेस के वाले में जाएंगे वो हिंदू नहीं, सब मुस्लिम है, ठीक है ना। और जो बीजेपी को वोट देंगे वो सारे हिंदू भी नहीं, सनातनी भी वही है। अरे साधु संत तक ऐसे बयान दे रहे हैं। छोड़िए, सेना एक कम से कम गैर राजनीतिक संस्था थी, उसको राजनीतिक संस्था बना के ये पार्टी सरकार में आई, और आज उसी का राजनीतिकरण करके जो मेजर जनरल डिस्क्वालीफाइड होता है, वो लेफ्टिनेंट नहीं बनेगा, वो उसी दिन से अपनी 1 साल की 1.5 साल की नौकरी बची हुई है तैयारी करता है कि कहाँ मुझे डायरेक्टर बनना है, कहाँ मुझे अध्यक्ष बनना, कहाँ का मुझे राज्यसभा का मेंबर बनना, कहाँ का मुझे राज्यपाल बनना। उनकी प्लानिंग बन जाती है। और ये पहली सरकार है, ठीक है ना। और ये इनको इतना महंगा पड़ेगा कि एक दिन इस देश के ऊपर इस सेना का अधिकार भी होगा, जो कि पहले के सरकारों ने कभी सेना को ये इसमें
राजनीतिकरण नहीं किया, कुछ भी किया, राजनीतिक नहीं किया, लेकिन इन्होंने बिल्कुल राजनीतिक कर दिया। आज आर्मी एक्ट में लिखा हुआ कि आप जाके सिविल में छुट्टी के अंदर कोई मीटिंग ज्वाइन नहीं कर सकते राजनीति वाली, और यहाँ एक जीओसी मतलब यहाँ अभी हरियाणा में जो कैंप लगा था अभी ये, तो उसके अंदर क्या वो माइक मंच में बोल रहा है कि ये सरकार बहुत अच्छी है, ये सरकार बहुत अच्छी है, ये सरकार बहुत कुछ करेगी आप लोगों के लिए। तो ये प्रचार नहीं हुआ तो क्या हुआ, आप सुनिए उसका वहाँ पे। अब इसी आगे अभी जो स्पर्श है अब लगा दिया आपने। कल मैंने भदौरिया साहब का सैनिक जीवन देखा, उसमें वो एक बुढ़े से बात कर रहे हैं, वो बेचारा बुढ़ा रो के बोल रहा है कि भाई मेरे घर आके मेरा आँखों का मतलब वो कर रहे थे स्कैनिंग, और वो स्कैनिंग हुआ नहीं क्योंकि वो आंखों से अंधा हो गया। अब स्कैन नहीं हुआ, वो उस स्कैनिंग के 1000 रुपया फीस ले रहा कोई भी। आप सोचो मोदी जी, आपके ये जो हमारी टेक्नोलॉजी अच्छा है, आपने डिजिटल इंडिया बना दिया, बन गया आपकी तरफ से, ठीक है ना, चिंता मत करो। लेकिन आज 80% लोग फोन नहीं चलाना जानते हैं। और क्या आपकी ट्राई को पता नहीं है, आज एक नॉर्मल आदमी इतना सा फोन लेके बैठा है, उसके पास में नॉर्मल बात करने का एक प्लान नहीं है हिंदुस्तान के अंदर। ट्राई ने एक प्लान नहीं है कि जो विदाउट डाटा का प्लान है। हर प्लान के अंदर डाटा ठोक रखा, चाहे यूज करे या ना करे। तो ऐसा नहीं है कि सरकार को पता नहीं है, वो करोड़ों रुपए का डाटा है जो उसमें से कुछ हिस्सा तो सरकार लेती होगी ना। 1000 रुपये उसका फेस का फोटो खींचने का एक एजेंसी आके, एजेंसी क्या मतलब एक लड़का या कोई भी फ्रॉड लेके जाती है। शर्म आने वाली बात है कि नहीं है। वो एक बंदे ने जो मतलब कम से कम तो 5-6 लाख रुपये 5-6 लाख उसके फॉलोवर है, उनके बीच में उन्होंने बात करके बात रखी कि देखो ये हो रहा है। क्यों हो रहा है? सिर्फ देश के प्रधानमंत्री के गलत निर्णय के लिए। आपको टाटा को पैसा देना है, बहुत देश की इतनी प्रॉपर्टी दो ना, जैसा अडानी अंबानी इनको दिया है तो टाटा को भी दो। टाटा तो उनसे तो ज़्यादा ईमानदार है, उसने तो ज़्यादा देश के लिए किया है। अगर टाटा का आपने वो प्रोग्राम लिया है तो बैंकों में क्या कमी थी? अगर जो फीस बैंक में जा रही थी वो तो देश की थी ना, कम से कम हमारी फीस थी, बैंक हमारे थे। हमारे बैंकों में विरुद्ध में जाके आप प्राइवेट में जाके ये स्पर्श लेके आए हो जो 80% लोगों के समझ में आज भी नहीं आया। अब ये नवंबर वाला लाखों आदमी की, अभी हजारों आदमी का भी नवंबर की पेमेंट रुकी है और अब लाखों की रुकेगी। और वो लाखों की मतलब अप्रैल तक लोग जूझेंगे, एक एक बंदा जूझेगा अपनी तनख्वाह के लिए। ये सारी बददुआ मोदी जी आपको लगनी है। आज मैं स्पष्ट बोल रहा हूं सुबह सुबह भगवान के टाइम में कि ये दुआएं आपको लगनी है। आपने कितना डिजिटल हो गया, कितना क्या हो गया, ये हमने देख लिया। एक 10% 20% आदमी ने क्या कर दिया, वो हो गया। अरे बंदा जाता था अपना सब कुछ करके, अपना वो जाता था, अपना अंगूठा दिया, अपना सबमिट किया, अपनी तनख्वाह अपनी लेता रहा। आप बढ़ाओ तो बढ़ाओ, नहीं तो जाए सरकार जाए भाड़ के अंदर। नहीं चाहिए हमारे को, तो बहुत दे दी ओआरओपी। 3 ओआरओपी के अंदर अफसरों को आपने 15,000 रुपये का पर मंथ का फायदा दे दिया, और हम वही 2,500-3 हज़ार रुपये के अंदर घूम रहे। और कौन सा ओआरओपी है? ओआरओपी वन रैंक वन पेंशन के ऊपर होता है ना। तो आप ये बताओ मेरे को कि हमारे बराबर उनकी पेमेंट होनी चाहिए या हमारी पेमेंट पीछे वालों के बराबर होनी चाहिए? आज पीछे वाले ओआरओपी 3 में जो बाद में पेंशन आए हैं, जो अभी आए हैं, उनकी ज्यादा होनी चाहिए ना। हम लोग तो वापस चले गए। ये तो मतलब उल्टी गंगा बह रही है। कौन सी ओआरओपी दी है आपने? 15 से पहले वाले अगर मान लो 24 तक को आता है, 23 में आता है, उससे पहले 15 वाला अगर मान लो तनख्वाह ज्यादा ले रहा है तो कौन सी ओआरओपी होगी आपकी? और 63,000 साल वाला अगर ओआरओपी ले रहा है तो कौन सी ओआरओपी होगी? जवान जेसीयू का, वो जवान नायक हवलदार एनसीओ की, जेसीयू की छोड़ो, अफसर की छोड़ो, कौन सी हो गई है? इसलिए बैठाना तो तरीके से बैठाओ ना। सेना को बैठाया, इसका बैठाया, कुछ नहीं हो सकता है। आप बस ठीक है, बस मंदिर निकालो, हिंदू मुस्लिम जिंदाबाद, आपकी सरकार जिंदाबाद। जब तक सनातन रहेगा, और सनातन तो पिछले 4 युगों से रहा है, तो मोदी जी आप चिंता छोड़ दीजिए बिल्कुल। आप सनातन का झंडा बस पकड़ लीजिए, आपको वोट मिलेगा, आपको प्रधानमंत्री से कोई हटा नहीं सकता है, ये मेरा वादा आपसे। लेकिन जो बद्दुआएं जो आपको मिल रही है ना अभी माओ बहनों की, अब कल सुप्रीम कोर्ट के केस के अंदर
एक वीरांगना को सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाके सरकार ने अपोज किया, शर्म आनी चाहिए। इतना कौन सा वो सरकार का पूरा खजाना लूट रही थी। खैर मैं उस बात पे भी नहीं जाता। अब आता हूँ पे कमीशन में। अब आपको एक अपना 26 से पे कमीशन लागू है। 2 साल पहले कमेटी बैठ जाती है, नहीं बैठी है, और 2 तारीख को पूरे मीडिया में, मीडिया अपना इनका गोदी मीडिया न्यूज चलाता पूरी इंडिया के अंदर कि इस तरह से मतलब ये होने वाला है। कोई न कोई तो सोर्स अंदर से छूटता है। उसके बाद में, उस सोर्स के बाद में 3 तारीख को यही मोनोपोली होती है। चोर चोर मौसेरी भाई, तुम प्रश्न पूछना, मैं उत्तर दे दूंगा, ताकि पार्लियामेंट में क्लियर हो गया, देश में क्लियर। ये भी मिली। मैं इसको ये नहीं बोलता हूँ कि किसी ने बड़ी महानता काम किया जो प्रश्न पूछा है। ये प्रश्न पूछने में, उत्तर देने में भी आपस की 60 गांठ है, 60 गांठ है। और अब अगर मान लो तुम्हें 2-3 साल पे फैक्टर नहीं बढ़ा, तुम्हारा 2-3 साल आपका अपना ये नहीं हुआ, अगर पे फिक्सेशन नहीं हुआ, आपका पे कमीशन नहीं बढ़ा, क्या कर लोगे? वो मिश्रा जी रेलवे वाले जिन्होंने 1 से 3 संगठन बना दिए और अब चिट्ठियां लिख रहे हैं। ठीक है, लिखिए मिश्रा जी, वहाँ कुछ नहीं मिलने वाला है। इसलिए दोस्तों, हो सके तो यशवी के लिए 50 रुपये दो है। तो ये 16 तारीख आ रही विजय दिवस, इस विजय दिवस के ऊपर एक जिंदगी खरीद लो। 50 रुपये 100 रुपये की सवाल है, एक जिंदगी खरीद लो। मालिक तुम्हें जिंदगी बेच रहा है। अदरवाइज वो 6 महीने में जाएगी, वो मरेगी, उसके माँ बाप रोएंगे, उसके दादा दादी रोएंगे, उसका परिवार रोएगा। और भगवान ना करे कि ये बीमारी इतनी अंदरूनी बात में अभी नहीं बोल सकता, लेकिन मुझे सब पता कि अंदरूनी बात की क्या हालत है इस बीमारी के ऊपर, लेकिन मैं अभी नहीं बोल सकता। मैं नहीं अभी इसका रायता फैला सकता। मैं इसका बिल्कुल कंक्लूड, बिल्कुल ही प्रूफ के साथ मैं आपको वीडियो दूंगा कि भारत की क्या हालत है इस ऐसे में वन की बीमारी के ऊपर। लेकिन जो बच्ची जिंदगी के लिए भीख मांग रही है, हो सके तो कुछ करो, अफवाहें मत फैलाओ। नहीं दे सकते हो तो अफवाहें तो मत फैलाओ। ठीक है, जय हिंद, जय हिंद, जय भारत। आगे के क्लिपें देखो जो कि आपके बहुत काम की है और बहुत कुछ उसके अंदर है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ये साथियों, मैं एक लिंक भेज रहा हूँ, कोई भी चाहे तो इस लिंक को देख सकता है। और सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को ऐसी लताड़ लगाई है कि जब मतलब कोर्ट सरकार को, सुप्रीम कोर्ट मोदी सरकार को, सुप्रीम कोर्ट का जोरदार तमाचा, मोदी सरकार एक वीरांगना के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चली गई। यानी कि वीरांगना हम उसको बोलते हैं कि जिनका पति शहादत को प्राप्त हो गया है, वो वीरांगना है। तो उसके अगेंस्ट में भी मतलब ये सरकार है जो कोर्ट में चली गई। और मतलब सुप्रीम कोर्ट ने इतना ही बोला कि कम से कम वीरांगना को तो कोर्ट के अंदर मत घसीटो। ये रिमार्क है सुप्रीम कोर्ट के जज का, बेंच का। और ऐसे मामलों में सरकार को ध्यान रखना चाहिए कि उनकी फजीहत देश की फजीहत है, सेना की फजीहत। ये शिव गोपाल मिश्रा जी है, सेक्रेटरी है, रेलवे यूनियन के हैं। इन्होंने एनपीएस से यूपीएस करवाया था, और जब ये एनपीएस से यूपीएस करवाया था तो इनका है जो कोई मतलब एनपीएस लेने वाला उस मीटिंग में शामिल नहीं था जो प्रधानमंत्री को बता सके कि एनपीएस में क्या प्रॉब्लम है। अब ये बोले हैं कि तुरंत और तत्काल जो 8th पे कमीशन की गतिविधि सरकार शुरू करे और जल्दी करे। ये लेटर लिखा है इन्होंने इनको 3 तारीख को दिसंबर को, मतलब सरकार को। लेकिन क्या आपको उम्मीद है कि एक तरफ तो पिछवाड़े से, सरकार के पिछवाड़े से घुसते हो अंदर, और दूसरी तरफ पब्लिक के सामने लेटर डालते हो? मिश्रा जी, आप भी बहुत मतलब खेले हुए आदमी हो और कोई आज के नहीं हो, ठीक है ना। और आपके रेलवे की भी तीनों यूनियनें अलग अलग अपने मतों के अंदर चल रही है। तो पहले जब एक यूनियन थी तो ये तो होता था कम से कम कि रेलवे का संख्या बल से बाकी देश के कर्मचारियों को कुछ मिलेगा। अब आप लोग तीनों ही आपस में लड़ते रहो, कोई आपकी सुनने वाला नहीं है, न कहीं पे कमीशन है। हो जाए तो जिंदाबाद, ऐसी कोई बात नहीं, हमें कोई परहेज नहीं लेने में। लेकिन हम बता रहे हैं पब्लिक को कि अभी आपकी एक की जगह 3 यूनियन हो गई है और तीनों ही हैं जो लड़ रही है आपस में। ये है पूर्व जनरल वीके सिंह साहब,
और खबर है पूर्व सैनिक प्रतिनिधि मंडल ने जनरल वीके सिंह से की मुलाकात। अब आप समझ सकते हैं कि ये चाहे सामने कोई भी बैठे हैं, मैं तो इनको जानता नहीं, ना इनके चेहरा पहचानता, लेकिन वीके सिंह साहब का चेहरा भी पहचानता हूँ, उनको जानता भी हूँ। लेकिन आपसे ये मेरी हार्दिक और हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि जब इनके पास सत्ता थी और जब आप इनके ऑफिस में गए थे, आपको धक्का मार के बाहर निकाला था। आज ये न तो सत्ता में है और न ही इनका कोई सत्ता में सुनने वाला है। यानी ये जिनके प्रिय थे, इनको वो पीछे से मतलब वो देख के ना और बाहर कर दिया है, और अब ये कुछ नहीं है। और अब इनके पास जाके क्या ले लोगे? बाबा जी का ठल्लू ले लो भाई, ज़रूर लो, जाओ। दोस्तों, ये एक एक्स सर्विसमैन हैं बिहार के, जो मिशन क्रांति और जो दानापुर के हमारे साथी है, जो एक अपना एनजीओ बनाया उन्होंने। तो उन्होंने मतलब एकता के ऊपर इसलिए बल दिया कि जब तक आप एक होके किसी संगठन में नहीं जुड़ोगे, तो जैसे दिल्ली में एसएफ साहब ने मार खाई थी, सर फोड़ा था, नाक फोड़ा था, आंख फोड़ी थी, ऐसे इस भाई साहब का ये सर फूटा हुआ है। क्यों फूटा हुआ है? कि वहाँ पर भी कोई एकता नहीं है, कोई संगठन नहीं है, संगठन नहीं है तो कौन इनकी हेल्प करे। तो ये भी है जो उन्होंने शेयर किस लिए किया कि एकता के बगैर यही हाल होना है। जय हिंद, जय भारत। तो साथियों, आखिर आपका है जो 8th पे कमीशन का समाचार आ ही गया है और राज्यसभा में बोल ही दिया गया है। अब मैं कोई ज़्यादा इसमें कुछ नहीं बोलूँगा। ये क्वेश्चन नंबर 870 था और ये 2 है जो एमपी थे राज्यसभा का पूछा था। 8th पे कमीशन कब बैठेगा, उसका क्या प्लान है केंद्र सरकार का, क्या वो केंद्र सरकार के कर्मचारी को पैसा देना चाहती है, क्या सरकार की ट्रेजरी में उनको तनख्वाह या पेंशन बढ़ाने के लिए पैसा है या नहीं है। ये 4 प्रश्न थे। उसके जवाब में रक्षा राज्य मंत्री ने बोल दिया कि हमारे पास में ऐसा कोई 8th पे कमीशन बैठाने का प्रपोजल ही नहीं है। तो भैया जय श्री राम जी का हो गया, हमें भी माफ़ करना। अगर नेशनल मीडिया अब चलाता है तो हम आपको बता देते हैं, वो भी फ़ोटो के साथ में। और अब राज्यसभा ने 2 तारीख को उन्होंने बताया और 3 को इन्होंने ये अपना जवाब दे दिया। जय हिंद, जय भारत। मॉडिफाइड एश्योर करियर प्रोग्रेशन कहते हैं, जिसमें 60% नौकरी आपकी बाहर हो जाती है, क्योंकि नाइक की अधिकतम नौकरी 22 साल है और तीसरी सीटें आपको 24 में मिलती है। क्या ये पॉलिसी जिसमें 60% नौकरी को बाहर कर दिया जाए, ये आप पर ठीक से लागू हो भी रही है या नहीं, या न्यूनतम सर्विस में होना चाहिए था? इसके अलावा क्या आपकी ग्रेड वैल्यू उसी प्रकार है जैसा होना चाहिए था? आज भी आपको परिभाषित किस प्रकार से किया जाता है? और यही इसके अलावा एक और बड़ा सच सीपीसी ने लेटरल एक्सपेंशन इन पैरामिलिट्री फोर्सेस कहा था कि इस रनिंग पे बैंड का एंजॉय करने के लिए अंतिम 60 सालों तक आप नौकरी करोगे और अंतिम बेसिक का आधा आपकी पेंशन होगी। क्या ऐसा संभव हो पाया? क्या ओआरओपी के कैप्सूल से जो ओआरओपी 3 अब तक आपको दे दी गई, क्या आप आगे जा रहे हैं या आपकी गंगा पीछे आ रही? क्या 2014 वालों के बराबर भी आज